हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा बिकॉज द चैप्टर इज टू लॉन्ग, सो आई विल कवर दिस चैप्टर इन फ्यू पार्ट्स। फर्स्ट विल डिस्कस ओवरव्यू। ओवरव्यू में ये बताया गया है कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स देखा था, जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। और अब हम इस चैप्टर में फेडरलिज्म को पढ़ेंगे, जो कि एक फॉर्म है पावर शेयरिंग का। मैंने पावर शेयरिंग पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट्स में है, आप जाके देख सकते हैं। फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है और इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से काम करता है, या इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाउ पेज नंबर 14, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में फिर से बात करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि 1993 में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड किया गया था और उन्हें रीजनल गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। रीजनल गवर्नमेंट बेल्जियम में पहले एग्जिस्ट करती थी, बट उनके पास कुछ लिमिटेड पावर्स और रोल्स थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ठीक लगता था तब वो पावर्स उनसे विड्रॉ कर लेती थी। लेकिन 1993 में कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें पावर्स दी गई, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे पावर्स नहीं ले सकती, ना ही रीजनल गवर्नमेंट अपनी पावर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ यूनिटरी मतलब होता है वन, ओके, फेडरल मतलब मोर देन वन, ओके। सो अब यहाँ पे पावर्स क्योंकि डिवाइड हो गई है, दैट इज वाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई है। और वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। वहाँ पर अभी भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे सारी ही पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड है। श्रीलंका में जो तमिल लीडर्स है वो अभी भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं फेडरलिज्म के मीनिंग की। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि फेडरलिज्म वो सिस्टम है जिसमें कंट्री की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में कोई भी पावर्स नहीं है, उन पावर्स को अदर रीजनल गवर्नमेंट्स में या अदर लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरेशन में या फेडरलिज्म में हम कह सकते हैं यूजुअली दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि पावर्स को दो लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यानी कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, जो कि यूजुअली कॉमन नेशनल इंटरेस्ट यानी कि जो मेजर सब्जेक्ट्स के साथ में डील करती है, जैसे सिक्योरिटी या टेररिज्म। टेररिज्म से डील करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल या रीजनल लेवल की गवर्नमेंट इस मेजर इशू से डील नहीं करेंगी। एंड द अदर आर द गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और द स्टेट दैट लुक आफ्टर द मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। यानी कि अदर लेवल्स में अपने प्रोविंसेस और स्टेट्स की गवर्नमेंट्स अपने डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उनसे डील करती है, और उस डिस्ट्रिक्ट या हम कह सकते हैं प्रोविंस या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेगी, दोनों एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट। इस तरीके से फेडरेशन यूनिटरी गवर्नमेंट से एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि यूनिटरी में क्या होता है, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन फेडरेशन में दो लेवल्स होते हैं। यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सुप्रीम होती है, और बाकी जो सब यूनिट्स होती है वो उसके अंडर काम करती है, लेकिन उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सुपीरियर रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ऑर्डर्स पास करती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स में, लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऑर्डर्स पास नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो आंसरेबल नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगी। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूर एक्शन ले सकता है, लेकिन जब तक वो अपना हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है। लेकिन दोनों ही फॉर्म, चाहे वो यूनिट्रिक फॉर्म हो चाहे फेडरल फॉर्म हो, वो लोगों के टूवर्ड्स आंसरेबल है, क्योंकि लोगों ने ही उन्हें क्या किया है, इलेक्ट किया है। अब हम फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, देयर आर 2 और मोर लेवल्स
और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे फेडरलिज्म में दो लेवल होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ही होते हैं। अगर एक होगा तो वो यूनिटरी कहलाएगा और मोर देन वन होगा तो वो फेडरल कहलाएगा। ओके, सो टू लेवल्स और मोर देन टू यानी कि थ्री हो सकते हैं। नंबर टू, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन, यानी कि जो डिफरेंट लेवल्स है वो सेम सिटीजन से ही डील करेंगे, सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करेंगे। But each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and the administration. तो jurisdiction का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें उनकी, या टेरिटरी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका अपने स्टेट में ही क्या है, लीगल अथॉरिटी है। सो वो उसका पर्टिकुलर jurisdiction एरिया हो गया जिसमें वो लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिसीजन लेंगे और उससे गवर्न करेंगे। नंबर थ्री, द jurisdiction ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि jurisdiction उनका जो एरिया है सभी लेवल्स का वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है ताकि जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनकी एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी रहे या मेंटेन्ड रहे। Number four, the fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं उससे सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, उसे चेंज करने के लिए दोनों ही लेवल्स की म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। नंबर फाइव, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो कंट्री में जो जुडिशियरी होती है या जो कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो डिसाइड करते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं कि जो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं, और उनके पावर्स को भी इंटरप्रेट करने का काम कोर्ट्स ही करते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स, यानी कि दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस पर डिसीजन जो लेगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, यानी कि जो हाईएस्ट कोर्ट होगा वो ही एम्पायर होगा, वो ही डिसाइड करेगा कि दोनों में से कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। नंबर सिक्स, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन्ड है कि जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होंगे, यानी कि उनको इनकम कहाँ से जनरेट होगी, सो दैट उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। नंबर सेवन, द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि दो ऑब्जेक्टिव या दो पर्पस होते हैं फेडरल सिस्टम के। फर्स्ट, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना, उसको प्रोटेक्ट करना या सेफ गार्ड करना। एंड नंबर टू, अकोमोडेट करना रीजनल डाइवर्सिटी को, यानी जो रीजन्स में डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग रीजन्स अपने अकॉर्डिंग जो वर्क कर रहे हैं, उनके जो अपने फीचर्स है उनको अकोमोडेट करना, उनसे डील करना, उन्हें भी हैप्पी रखना। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ द पावर शेयरिंग, यानी कि जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको पावर शेयरिंग के रूल्स को फॉलो करना होगा। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड बी अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, उन्हें ये ट्रस्ट करना होगा कि जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया में ही डील करेगी और इंडिपेंडेंटली वो डील कर सकती है, उसके मैटर्स में दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना चाहिए, उन पे डाउट नहीं करना चाहिए। अगर डाउट होगा तो दोनों एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू करेगी, फिर उसके बाद में पावर शेयरिंग का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। एन आइडल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, फर्स्ट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेकेंड इज एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। सो एक हम कह सकते हैं आइडल फेडरल सिस्टम क्या होगा, जहाँ पे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे पर म्यूचुअली ट्रस्ट करेगी और दोनों ये अग्री करेंगी कि वो एक साथ चलेंगे और हार्मनी से वर्क करेंगे। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू द अनदर। ओके, सो जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर है वो कंट्री टू कंट्री या स्टेट टू स्टेट जो है वो डिफर करता है, और ये जो बैलेंस है वो उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है किस तरीके से वो फेडरल कंट्री जो है वो बना है। अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ द रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म। सो दो तरीके से फेडरल सिस्टम या फेडरेशंस बनती है। फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस।
सबसे पहले हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात कर लेते हैं। सो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो एक साथ आकर के एक बिगर यूनिट बनाते हैं, यानी कि जुड़ते हैं या ज्वाइन होते हैं। कमिंग टुगेदर, सब मिलकर के एक बिगर यूनिट को क्रिएट करते हैं। So that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security, ताकि वो अपनी सोवरेनिटी को, अपनी इंडिपेंडेंटनेस को मेंटेन करते हुए अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाएं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इन फेडरेशंस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं उनके पास इक्वल पावर होती है, कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं होता है। ऑल आर हैविंग अ इक्वल पावर एंड ऑल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। नाउ द सेकेंड रूट विच इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, एक लार्जर कंट्री अपनी पावर्स को स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में डिवाइड कर देती है, पावर को शेयर कर देती है। देखो पहले कमिंग टुगेदर में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो ऐड हो गए थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, पावर्स डिवाइड हो गई, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्रेक हो गए हैं, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड हो गई है। पावर्स यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट में और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में डिवाइड हो गई है। इसके एग्जाम्पल्स है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। In this second category, the central government tends to be more powerful vis-a-vis the state. vis-a-vis मतलब in relation to. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट करने की बात है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट गवर्नमेंट से या अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उनसे ज़्यादा पावरफुल है। देखो कमिंग टुगेदर में कोई भी किसी से पावर नहीं था, सब इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। और बहुत कम केसेस में ही ऐसा होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को नेशनल गवर्नमेंट के बराबर या इक्वल पावर दी जाती है। मोस्टली केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो सुपीरियर होता है पावरफुल में, उसकी जो पावर्स होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। सो कुछ स्टेट्स को या हम कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी जाती है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो मोर पावरफुल होता है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। So students, I hope you have understood this video till here. So हम next video में पेज नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे, that is what makes India a federal country. और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड या डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2. थैंक यू.